हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि पहले हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था और अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, इससे पहले वाले पार्ट्स देखने हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारा ये जो टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट, तो 73rd अमेंडमेंट यानी कि किससे रिलेटेड है, रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 73rd अमेंडमेंट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इस बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर 3 टायर स्ट्रक्चर दिया गया है। सभी स्टेट्स जो होती हैं उनमें 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर होता है। एट दी बेस इज द ग्राम पंचायत, सबसे नीचे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। बिल्कुल बॉटम पर क्या होती है, ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत होती है वो विलेज को या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करती है, यानी कि इसके अंदर विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस आती हैं। सेकंड, इंटरमीडिएरी लेवल इज द मंडल, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लॉक और तालुका। और जो बिल्कुल बीच में जो होता है, इंटरमीडिएरी जो होता है लेवल, उसे हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। इसको तालुका भी कहा जाता है, ब्लॉक या फिर तालुका भी कहा जाता है। अब ये इनको हम मंडल और तालुका पंचायत कहते हैं। और जो इंटरमीडिएरी लेवल होता है, जो बीच का लेवल होता है, उसे स्मॉलर स्टेट्स में बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और एट दी एपेक्स, एपेक्स यानी कि टॉप पर जो होता है वो क्या होता है, जिला परिषद, जो कि रूरल एरिया को कवर करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ऊपर हमारा सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर जिला परिषद, सेकंड नंबर पे मंडल और थर्ड पे ग्राम पंचायत। इसी को हम क्या कहते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 हमारे टायर्स आ गए, जिला परिषद, मंडल और ग्राम पंचायत। The amendment also made a provision for the mandatory creation of ग्राम सभा। अब ये जो अमेंडमेंट है उसमें ये प्रोविजन भी डाला गया कि ग्राम सभा को क्रिएट करने का जो काम है वो मैंडेटरी कर दिया जाए। यानी कि ग्राम सभा तो बननी ही चाहिए, इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए। फिर जो ग्राम सभा है उसमें सभी अडल्ट मेंबर्स होंगे, जो जिनको एज वोटर्स रजिस्टर किया गया पंचायत एरिया में। और इसका जो रोल और फंक्शंस हैं वो स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्शंस। इसमें हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। ये तीनों लेवल्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भी बताया। डायरेक्ट इलेक्शन जो खुद लोग जिसको चूज़ करते हैं। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडीज 5 ईयर्स। ठीक है, और जो टर्म होती है 5 ईयर्स की होती है, यानी कि 5 साल तक किसी, मान लो एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है, 5 साल तक वो काम करेगी, उसके बाद फिर से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व कर देती है पंचायत को, इसके 5 ईयर्स से पहले, मतलब 5 साल का टर्म होने से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पंचायत को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है, तो क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस ज़रूर होते हैं। ठीक है, ये भी प्रोविज़न है कि अगर डिसॉल्व हुई है तो फ्रेश इलेक्शंस जो है वो 6 मंथ्स के अंदर ही होने होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कि लोकल बॉडीज़ में डाला गया है। बिफोर द 73rd अमेंडमेंट in many states there used to be indirect elections to the district bodies, and there was no provision for the immediate election after dissolution। कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पहले, क्योंकि 73rd में तो आपने इस चीज़ को डाला ही है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाए। लेकिन जब ये 73rd अमेंडमेंट नहीं हुई थी
तो काफ़ी सारे स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होते थे, इनडायरेक्ट होते थे। और ऐसा कोई भी प्रोविज़न वहाँ पर नहीं बना था कि डिसॉल्यूशन के बाद तुरंत इमीडिएट इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिजर्वेशन के बारे में। इसमें हम रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, जब हम कोई भी सीट वगैरह रिजर्व कर देते हैं, यानी कि बचा कर रख लेते हैं, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता सिवाय उस पर्सन के जिसके लिए हमने रिजर्व की है। ठीक है। 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। अब जो 1/3 पोजीशंस हैं पंचायत इंस्टीट्यूशन में लोकल लेवल पर, वो वुमेन के लिए रिजर्व किए गए हैं। और जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो भी प्रोवाइड की गई है तीनों लेवल पर। ठीक है, जो भी हमने 3 लेवल पढ़े ना, जिला परिषद और ये सारे 3 लेवल्स हमने पढ़े, तो इनमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। एंड अगर जो स्टेट्स हैं, इफ़ द स्टेट्स फाइंड नेसेसरी, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर दी अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर स्टेट्स को लगता है कि हमें ओबीसीज के लिए भी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स को रिजर्व करना है, तो वो इस प्रोविज़न को भी डाल सकती हैं। अब ये ज़रूरी है ये देखना कि ये जो रिजर्वेशन है, these reservation apply not merely to ordinary members in panchayat but also to the position of chairmen और अध्यक्ष at all the 3 levels। और ये जो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ पंचायत में ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए ना हो, साधारण मेंबर्स के लिए ना हो, बल्कि जो पर्सन्स चेयरमैन या फिर अध्यक्ष की पोजीशन पर हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन अप्लाई हो। Further, reservation of 1/3 of the seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe and backward caste। अब जो रिजर्वेशन है 1/3 सीट्स वमेन के लिए हमने पढ़ी थी कि 1/3 वमेन के लिए रिजर्व है, तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है रिजर्व, बल्कि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट, इन सब के लिए रिजर्व है। इसका मतलब है कि that a seat may be reserved simultaneously for a woman candidate and one belonging to the scheduled caste or scheduled tribe। ठीक है, कोई भी वुमेन जो है उसके लिए अपने आप ही सीट्स रिजर्व हो जाती है। Thus a सरपंच would have to be a दलित woman or an आदिवासी woman। और जो सरपंच है वो एक दलित वुमेन होगी या फिर आदिवासी वुमेन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में हैं। ठीक है, और इनको जो है 11th शेड्यूल में डाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में डाला गया है इन 29 सब्जेक्ट्स को, जो कि स्टेट लिस्ट में थी। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र किया गया है। यानी कि जो स्टेट है, स्टेट के अंडर आते हैं 29 सब्जेक्ट, तो स्टेट अपनी मर्जी से इन 29 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे सकती है, यानी कि पावर्स दे सकती है इनको कि ये भी इस विषय में काम करें। ये जो सब्जेक्ट्स है ये डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन से रिलेटेड हैं, और एक्चुअल ट्रांसफ़र जो है इन फंक्शंस का वो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन पर डिपेंड करता है। हर एक स्टेट डिसाइड करती है कि कितने 29 में से कितने सब्जेक्ट जो लोकल बॉडीज़ को देने चाहिए। अब यहाँ पर आर्टिकल 243 दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जो पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत्स की, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ द पंचायत्स विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। कि जो भी पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत्स की, ठीक है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, ये जो पावर्स है पंचायत की, अथॉरिटी जो है, ये सारी चीज़ें 11th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि 11th शेड्यूल में दिए गए हैं, एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से कुछ स्टेट जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को दे सकती है। आगे देखते हैं जो प्रोविजंस है 73rd अमेंडमेंट की, वो जो आदिवासी पॉपुलेशन थी काफ़ी सारी स्टेट्स में, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। फिर 1996 में एक सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसमें इस प्रोविज़न को एक्सटेंड किया गया पंचायत सिस्टम के
इन एरियाज़ में भी एक्सटेंड किया गया है, जो आदिवासी एरियाज़ है। फिर काफ़ी जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी उनके खुद के ट्रेडिशनल कस्टम्स भी होते हैं, अपने जो भी वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, स्मॉल वाटर रिजर्वोयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने तरीके से इनको मेंटेन करती हैं। देयरफॉर नया एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है इन कम्युनिटीज़ के राइट्स को, कि ये अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने तरीके से मैनेज कर सकती है। और इस पर्पस के लिए ज़्यादा पावर्स जो है ग्राम सभा को दी जाती है इन एरियाज़ को मैनेज करने के लिए। और इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इन मेनी रिस्पेक्ट्स। और विलेज पंचायत जो है जिसको इलेक्ट किया गया है उसे ग्राम सभा का कंसेंट लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है काफ़ी सारी चीज़ों में। The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while introducing modern elected bodies. अब ये इसके पीछे का आइडिया क्या था, इस एक्ट के पीछे का, कि लोकल ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करना। This is only consistent with the spirit of diversity and decentralization. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स पता है आपको क्या होता है, कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है, जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। पहले ये जो टास्क था वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही था। अब जो ऑफिस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरह ही, जैसे इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का इलेक्शंस कंडक्ट कराता है इंडिया में, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड इज़ नॉट लिंक टू नोर इज दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, ना ही वो इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यानी कि जो मनी से रिलेटेड जो भी कमीशन है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करती है 5 ईयर्स के टर्म्स के लिए। और ये जो कमीशन है ये फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को। और it would also review the distribution of revenues between the state and the local government on one hand and between the rural and the local urban local government on the other hand. ये जो स्टेट फाइनेंस कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज को भी रिव्यू करता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, और एक तरफ तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में और दूसरी तरफ रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बीच में। This innovation ensured the allocation of funds to the rural local government will not be a political matter. और ये जो इनोवेशन है ये इंश्योर करती है एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन का मतलब होता है अलॉट करना, ठीक है, फंड्स को अलॉट करती है रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट रहेगा। 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।